नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना से आ रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेकराम चौधरी जी की ग्रीस यानी कि यूनान की संभावित यात्रा एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। दरअसल इसे एक स्ट्रैटेजिक यानी कि रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल यूनान यानी कि ग्रीस नाटो का सदस्य है और ऐसे में ये भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि इनकी वायुसेना न केवल भारत द्वारा फ्रांस से हासिल किए गए राफेल्स को उड़ाती है, बल्कि ये F-16C/D उनका भी संचालन करती है, जो कि पाकिस्तानी वायुसेना के पास है। दोस्तों, ये भारत के लिए गेम चेंजर क्यों है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल जैसे कि मैंने कहा कि दोनों देशों के पास राफेल तो है ही, इसके अलावा जो ये अमेरिकी F-16C/D है, जो कि पाकिस्तानी वायुसेना के पास भी है, इससे भारत को इस फाइटर जेट की बारीकी समझने में मदद मिलेगी और भारत और ग्रीस दोनों मिलकर फाइटर जेट्स की जो जानकारी है उसे आपस में साझा भी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ग्रीस के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि वे अपने राफेल विमान के लिए बाइनरी एयर लॉन्च वेरिएंट वाली ब्रह्मोस NG को खरीदना चाहते हैं, जो कि अभी तैयार हो रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि आपको मालूम ही है कि ग्रीस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है तुर्की। तो तुर्की को काउंटर करने के लिए वो इस तरीके की अत्याधुनिक ब्रह्मोस को चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ये फायदा है कि भारत तुर्की और पाकिस्तान दोनों को ही एक साथ साध सकता है। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही भारत के खिलाफ हमेशा से खड़े रहे। ऐसे में भारत अगर ग्रीस यानी कि यूनान के साथ मिलकर अपनी वायुसेना संबंधी जो प्रणालियां हैं उनका आदान प्रदान करता है, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा गेम चेंजर होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अचानक से फाइटर जेट्स की गूंज सुनाई दी। दरअसल कोलकाता के न्यू टाउन एयरपोर्ट के पास जब अचानक से फाइटर जेट विमानों का शोर सुनाई दिया, इस दौरान लोगों की टेंशन काफी बढ़ गई। कहा जा रहा है कि कोलकाता में साउथ कोरिया के 9 ब्लैक ईगल फाइटर जेट्स उतरे और ये सभी कोरियाई फाइटर जेट्स T-50B है, जो यूरोप में आयोजित एक बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी में भाग लेने के बाद वहां से लौटे हैं। बता दें कि इन विमानों के पायलटों ने भारत के कोलकाता एयरपोर्ट को ही चुना, विमान में ईंधन भरने और अपने लिए आराम करने के लिए। और उसके बाद ये जो साउथ कोरिया के ब्लैक ईगल फाइटर जेट्स थे, वे वापस अपने देश की ओर चले गए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट विष्णु को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, DRDO हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का पहले ही हाइपरसोनिक कंबस्टर का परीक्षण कर चुका है, जो कि 20 सेकंड तक चला था और इसमें जो स्पीड थी यानी कि गति थी वो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। दोस्तों, ये तो पहला टेस्ट था, लेकिन DRDO अब एक फुल स्केल स्कैमजेट कंबस्टर का परीक्षण करने जा रहा है, जो कि 100 सेकंड तक चलेगा। कहा जा रहा है कि इस टेस्ट को नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी सुविधा में किया जाएगा, जहां इसका 100 सेकंड तक परीक्षण तो किया जाएगा, लेकिन बाद में इसे 400 सेकंड तक बढ़ाया जाएगा और उससे आगे 600 सेकंड तक और अंततः 1000 सेकंड तक फाइनली इसका टेस्ट होगा। उसके बाद भारत इनका इस्तेमाल अपनी 2 लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में इस्तेमाल करेगा, जो कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार होंगी। बता दें कि इनमें से एक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है, जो कि सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वहीं दूसरी एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जो कि अमेरिका से आ रही है। अमेरिका हमेशा से भारत को तकनीक देने से कतराता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है और स्थितियां और परिस्थितियां जब खिलाफ हो जाती हैं, तो ऐसे में ऊंट में बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ठीक ऐसी ही कहावत यहां पर भी हो रही है। दरअसल अमेरिका की फर्म जनरल एटॉमिक्स ने कहा है कि वो भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, जिसके तहत भारत हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन को तैयार कर सकेगा, जो कि हथियार वाले संस्करण होंगे। दोस्तों, ये फैसला तब आया है जब अमेरिकी कंपनी को 2 इजरायली कंपनियों से कड़ी चुनौती मिल रही है, जिन्होंने अपना हेरॉन TP ड्रोन और हर्मिस 900 को भारत में ही लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ पूरी तकनीकी हस्तांतरण के साथ भारत को ऑफर किया है। और यही नहीं, इसके अलावा इजराइल ने भारत को इन ड्रोन्स में इंडियन मेड सेंसर्स की भी अनुमति दे दी है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की फर्म जनरल एटॉमिक्स अपनी तकनीक देने को तैयार हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय नौसेना की बात करते हैं, जिन्होंने प्रीडेटर ड्रोन्स लीज पर लिए थे, वो काफी खुश है इनका इस्तेमाल करके, खास करके मैरीटाइम ऑपरेशन में। बता दें कि भारतीय नौसेना प्रीडेटर ड्रोन्स को अब खरीदना चाहती है। इसके अलावा जनरल एटॉमिक्स ने यह भी कहा है कि उनका जो मोजवेव ड्रोन है, उसने अपनी सफलतापूर्वक टेक ऑफ और लैंडिंग का परीक्षण कर लिया है, जो कि 300 मीटर के रनवे से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका मतलब साफ है कि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें फॉरवर्ड बेस में जो आधे अधूरे रनवेज हैं, उनसे भी ऑपरेट किया जा सकता है। यानी कि ऑफर भारत को अब अमेरिका तकनीकी का हस्तांतरण करके दे रहा है। एक बड़ी बात, देखते हैं आने वाले समय में इस पर क्या फैसला लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर DRDO से आ रही है। DRDO ने भारत के पहले डेडिकेटेड एंटी टॉर्पीडो सिस्टम के प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू कर दिया है।
और अब इस सिस्टम के डेवलपमेंटल ट्रायल्स 2023 से शुरू हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत के फ्रंट लाइन युद्धपोत हैं यानी कि वॉरशिप्स हैं, उनमें एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम लगाए गए हैं जो कि उतने प्रभावशील नहीं होते हैं जिन्हें कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता हो। ऐसे में टॉर्पीडो सबसे अत्याधुनिक होती जा रही हैं जिन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो गया है। बता दें कि डीआरडीओ की एंटी टॉर्पीडो सिस्टम, इसमें अकॉस्टिक वेक्टर सेंसर्स लगे होंगे जो कि इसे दुश्मन के हॉस्टाइल टॉर्पीडोज को ढूंढने, उन्हें लोकेट करना और उन्हें खत्म करने की अनुमति देंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट एरो इंजन को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म पेनिनियन एरोस्पेस ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है, जिन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट एरो इंजन का डिजाइन पूरा कर लिया है जिनका इस्तेमाल क्रूज मिसाइल और बड़े यूएवीज में किया जाएगा। बता दें कि इसके डिजाइन का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया जा चुका है। बता दें कि ये जो इंजन है वो है 4.5 किलो न्यूटन का टर्बोजेट इंजन, जिसे आने वाले समय में 12 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा एक और ब्रेक थ्रू इस कंपनी को जो मिला है वो ये है कि जो भारतीय वायुसेना में मौजूद एयरक्राफ्ट्स यानी कि फाइटर जेट्स हैं, जिनमें जागुआर, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 है, उनकी इंजन लाइफ को भी बढ़ाया जा सकेगा, वो भी बिना किसी विदेशी सहायता के। बता दें कि इस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डिजिटल ट्विन फॉर लेगेसी, इंजन परफॉर्मेंस मॉडलिंग और प्रोग्नोस्टिक्स भी तैयार किया है जो कि इंजन की सेहत का ख्याल रखेंगे। साथ ही इंजनों की परफॉर्मेंस कैसी है उसको भी मॉनिटर करेंगे और जेट इंजन की मिशन परफॉर्मेंस को भी ये चेक करेंगे। यानी कि इससे हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उनके इंजन की लाइफ एक्सटेंशन जो है उसे बढ़ाया जा सकेगा, यानी कि उनकी लाइफ को और आगे बढ़ाया जा सकेगा, वो भी लोकली बिना किसी विदेशी सहायता के। दोस्तों अगली खबर भारत और बांग्लादेश से आ रही है। बता दें कि दोस्तों भारत अपने नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को यानी कि उत्तर पूर्व के क्षेत्रों को अलग अलग जगहों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि कलादान प्रोजेक्ट तो है ही, इसके अलावा भारत बांग्लादेश के रास्ते भी अपने उत्तर पूर्व क्षेत्रों को जोड़ रहा है और इस क्षेत्र में अब एक बड़ा काम करना शुरू कर दिया गया है। जैसे कि भारत ने बांग्लादेश के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर अपने पूर्वोत्तर राज्यों में सामान भेजना शुरू कर दिया है। भारत ने अभी हाल ही में 2 प्रमुख बंदरगाहों का इस्तेमाल करके पूर्वोत्तर राज्यों में माल के ट्रांसशिपमेंट के लिए ट्रायल रन शुरू किया है। द्विपक्षीय समझौते के तहत इस सामान को सड़क मार्ग के जरिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। इससे पहले बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी मोंगला समुद्री बंदरगाह पर माल के साथ पहला भारतीय जहाज भी पहुंचा था। दोस्तों अगली खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री SHM मुस्तफा कमाल ने विकासशील देशों को चीन के रण जाल में फंसने के प्रति आगाह किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जिक्र करते हुए कहा कि विकासशील देश वैश्विक मुद्रास्फीति और विकास की धीमी रफ्तार को ध्यान में रखते हुए चीन से ऋण लेने से बचें। साथ ही उन्होंने चीन को सुझाव दिया है कि वो ऋण देने की कड़ी शर्तों का मूल्यांकन करे, क्योंकि गरीब देश कर्ज लेने के गलत फैसलों की वजह से उनके जाल में फंसने का जोखिम उठाते हैं। श्रीलंका की ओर से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि चीन द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण उसका आर्थिक संकट बढ़ गया है। यानी कि बांग्लादेश के वित्त मंत्री को पता चल चुका है कि चाइना किस तरीके से गरीब देशों को अपने ऋण के जाल में यानी कि कर्ज के जाल में फंसाता है, और उन्होंने साफ तौर पर श्रीलंका का भी उदाहरण दे दिया है। तो ये काफी बड़ी बात है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों जो कि इसरो से आ रही है। इसरो ने इस बार अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना गगनयान मिशन से जुड़े एक परीक्षण में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसरो ने अपनी इस सफलता को मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना गगनयान मिशन के लिए एक मील का पत्थर भी बताया। बता दें कि इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर के सफल परीक्षण किए। यह परीक्षण किसी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने की प्रणाली से जुड़ा है। इसरो ने अपने बयान में कहा कि क्रूजकेप सिस्टम किसी आपात स्थिति में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल को अलग कर देता है और इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने का काम करता है। इसरो ने कहा कि इस तरीके के परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य मोटर बैलिस्टिक मानकों और अन्य महत्वपूर्ण चीजों को परखने का होता है। दरअसल दोस्तों गगनयान भारत का स्वदेशी मिशन है। इसके मिशन की सफलता से भारत अंतरिक्ष में मजबूती से स्थापित होगा। अगर ऐसा भारत करने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। तो दोस्तों ये तब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।